नमस्कार कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 10 कोशिका चक्र एवं विभाजन पढ़ लिया था। अब आता है आपका अगला अध्याय जो कि है, अब देखो इसके बाद आपका जो अध्याय आना चाहिए था वो पुरानी एनसीईआरटी में वो था पौधों में परिवहन। तो पौधों में परिवहन आपका डिलीट कर दिया गया, चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको, वो चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो। उसके बाद आपका अध्याय आता है 12 खनिज, पौधों में खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो भी आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया आपका चैप्टर। अब जो आपका चैप्टर आता है वो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, यानी आपका अध्याय 11 होगा उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये चीज़ तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 से ही आप लोग को बताया जा रहा होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन अभी आप लोग जो पढ़े हो वो बहुत सिंपल है, और अभी आप जो क्लास 11th में पढ़ोगे वो भी थोड़ा सिंपल है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बड़ी आसानी से कह दी जाती है कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। 6 पन्ने का कुल रिएक्शन होता है जो आपको बीएससी में फिर से पढ़ाया जाएगा अगर आप बॉटनी लेते हो तो यहाँ पर 6 पन्ने का रिएक्शन तो नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी कम भी नहीं पढ़ना है। आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, प्रकाश अपक्रिया क्या होती है, अप्रकाशीय अपक्रिया क्या होती है। इससे पहले हम थोड़ा सा सामान्य नॉलेज देते हैं आपको जो आप पढ़ चुके हो पहले भी। आपको बताया कि पृथ्वी पर पौधों के पास ही यह क्षमता है कि वो प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सके, इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप ये भी जानते हो कि पौधे पर जितने भी जंतु हैं वे सभी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड है, पौधे पर। और पौधा किस पे डिपेंड है, सूर्य के प्रकाश पे। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जो ऊर्जा है उसका एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य ना हो तो पौधे भी नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो सभी जीव जंतु भी नहीं होंगे। तो यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितनी भी सौर ऊर्जा प्रयोग की जाती है वही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। अब प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी इसमें भौतिक चीजों का भी प्रयोग होता है और रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसमें कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है प्रकाश ऊर्जा की मदद से। हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए या पूरे पृथ्वी के लिए 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण का 2 तरीके से महत्व है। पहला तो ये कि पृथ्वी पर जितने भी खाद्य सामग्री हैं उनका एकमात्र स्रोत प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण ना हो तो पृथ्वी पर खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि स्वपोषण केवल पौधों में पाया जाता है, वो प्रकाश की उपस्थिति में भी वो करती है। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। एक तो ये कि पृथ्वी पर जितनी भी खाद्य सामग्री है उसका उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है, यानी एकमात्र स्रोत क्या है, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन रिलीज होती है पौधों में, और वो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में जाती है। इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन को भी ये पहुंचाता है। 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो पौधों के में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होना अनिवार्य है। पर्णहरिम जिसे कहते हैं, ये एक हरा वर्णक होता है जो पौधे में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे का भाग हरा दिखाई देता है। तो पौधों के हरे भाग में पर्णहरिम होना जरूरी है, प्रकाश जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है, तब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। समझ में आया? कहने का मतलब ये कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा के निर्माण में होता है। ये भी बात याद रखना कि पौधे में केवल पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। आप ये कहेंगे कि पौधों के हरे भागों द्वारा, जितने भी पौधे के हरे भाग हैं, आपने नवीन पौधों को देखा होगा, अगर आपने गुलाब के पौधे को देखा तो उसके कुछ तने भी हरे होते हैं, जो नए बने होते हैं पतले तने वो हरे होते हैं, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जितने भी हरे भाग हैं उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है।
तो आपने क्या जाना अभी तक कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग पौधे करते हैं सूर्य की ऊर्जा से कार्बनिक ऊर्जा के निर्माण में। तो अब पौधे प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, यानी ये स्वपोषी कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स। और इन पर पृथ्वी पर अन्य जीव डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। केवल शाकाहारी जीव ही नहीं, शाकाहारी जीव इसको खा रहा है, ये भी हेटेरोट्रॉफ है। हम भी इसको खाते हैं, पौधों को खाते हैं, हम भी हेटेरोट्रॉफ है। कुछ मनुष्य शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं, जैसे बकरा वगैरह को खाता है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य वो दूसरा हो गया, नहीं, वो भी डिपेंड है पौधे पर। चलो एक चीज और सिखाते हैं आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक हिरन है, ठीक है। अब हिरन हमको बनाना नहीं आता है, थोड़ी कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे ये चीज तो नहीं होता। मान लो ये हिरन है, हिरन किसको खा रहा है, पौधे को खा रहा है। तो हिरन तो क्या है, शाकाहारी है। तो आप तो कह रहे हो कि चलो ठीक है कि ये डायरेक्ट पौधे को खाते हैं, तो ये तो शाकाहारी हैं, इन्हें हम कहेंगे कि ये पौधे पर डिपेंड है। लेकिन शेर, बब्बर शेर आजकल मेरे सपनों में बहुत आ रहा है, खूंखार। शेर तो इसको खाता है। आप कहोगे कि शेर कैसे पौधे पर डिपेंड हो गया, शेर तो इसको खाता है। पृथ्वी पर सभी पौधे क्या हैं, स्वपोषी। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना, पृथ्वी पर पौधे ही स्वपोषी हैं, बाकी सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर करते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, परपोषी, हेटेरोट्रॉफ। अब देखो, ये इसको सीधे खाता है, हिरण पौधे को सीधे खाता है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। लेकिन शेर पौधे को प्रत्यक्ष रूप से नहीं खाता, शेर तो इसको खाता है, हिरण को। अगर पौधा ना हो तो हिरण बचेगा नहीं, हिरण नहीं होगा तो शेर को क्या मिलेगा। यानी ये भी पौधे पर अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली डिपेंड है। क्योंकि पौधा नहीं होगा तो हिरण भी नहीं होगा, और हिरण नहीं होगा तो शेर खाएगा क्या। इसलिए शेर को भी खाने के लिए पौधा उपस्थित होना जरूरी है। पौधा होगा तभी हिरण होगा, तभी ये अपना भोजन प्राप्त करेंगे। यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर डिपेंड है और ये प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। इतनी बातें आपने समझ ली, तो चलो थोड़ी सी बातें आप लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे और चीजें समझाते हैं। आप स्वपोषी की परिभाषा क्या दोगे, लिखेंगे हरे पौधे अपने आवश्यक भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। वे स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। क्लियर है बातें। स्वपोषी संश्लेषण का क्षमता किसमें पाया जाता है, केवल पौधों में। तो लिखेंगे कि स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो वैसे तो एक कोशिकीय जीवाणु भी होते हैं स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं जो रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, वो भी स्वपोषी होते हैं, लेकिन वो एक कोशिकीय। यहाँ पर हम बहुकोशिकीय की बात कर रहे हैं।
तो स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में पाया जाता है। अन्य सभी जीव अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं। उन्हें परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। अब आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक मतलब इसमें प्रकाश, तापमान का भी प्रभाव पड़ता है और इसमें अभिक्रियाएं भी होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं भी बहुत सारी होती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया यानी फिजियो केमिकल प्रोसेस है, जिसमें कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट इज ऑर्गेनिक मैटर, कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग होता है। हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। तो लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य कहिए या सूर्य का प्रकाश, ठीक है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितनी भी प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग की जाती है वही पूरे पृथ्वी का भरण पोषण करता है। ये भी पॉइंट लिखेंगे कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रयोग की गई प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। क्लियर है बातें? पृथ्वी पर जीवन का आधार है। अब मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण दो तरीके से महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि पृथ्वी पर जितने भी खाद्य सामग्री का निर्माण हो रहा है उसका एकमात्र स्रोत है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है तो वो वायुमंडल में पहुंचती है। तो दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये भी पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, ये सब बेसिक नॉलेज है जो समझकर आप लिख लो, उसके बाद आपको और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण दो तरीके से महत्वपूर्ण है। पहला, यह पृथ्वी के संपूर्ण खाद्य सामग्री का एकमात्र स्रोत है। ठीक। दूसरा, यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कंप्लीट रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण का, तो प्रकाश संश्लेषण का जो कंप्लीट रिएक्शन है
तो समीकरण देखेंगे, इसका समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये कंप्लीट रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण का, जिसमें आपको बताया जाता है कि पौधे पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, क्लोरोफिल, इनकी मदद से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह है किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज का। ग्लूकोज इसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ये तो अभी बहुत हम डायरेक्टली बता दिए, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि CO2 से पहले क्या बनता है, फिर दूसरा क्या बनता है, तीसरा क्या बनता है, और फिर फाइनल में जाकर ग्लूकोज बनता है। कई सारे चक्र के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। आया समझ में? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आपने पढ़ा है ऊर्जा के नियमों में कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये वही है, प्रकाश ऊर्जा को पौधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? तो याद रख लेंगे, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल वही जिसे हम पड़हरिम कहते हैं, पत्ती का हरा वर्णक जिसे कहते हैं, पत्ती का हरा वर्णक चाहिए होता है, कॉमा प्रकाश चाहिए होता है, व कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लियर है बातें? और आपने ये भी जाना कि जरूरी नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के केवल पत्ती में हो। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के सभी हरे भाग द्वारा होता है। ये भी पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के सभी हरे भागों द्वारा होता है। क्लियर है बातें? अब बस इतना आप पहले बेसिक नॉलेज ले लिया कि होता क्या प्रकाश संश्लेषण। आपने जाना कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक ऊर्जा यानी कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। स्वपोषी संश्लेषण केवल और केवल पौधों में पाई जाती है, एक कोशिकीय जीवाणु में भी पाई जाती है। अन्य सभी जीवों में, अन्य सभी जीव अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? पादप पर, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक रासायनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि भौतिक चीजों का भी प्रयोग होता है, प्रकाश, तापमान, इन सब का इफेक्ट पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया भी होती रहती है इसमें, इसलिए हम इसे भौतिक रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें कार्बनिक यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं का भरण पोषण होता है। यानी एकमात्र स्रोत ऊर्जा का पृथ्वी पर कौन है? सूर्य। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितनी भी प्रकाश ऊर्जा उपयोग की गई है वही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पौधे ना हो तो जीवन नहीं होगा, ये तय है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण दो तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि पृथ्वी पर सभी खाद्य सामग्री का एकमात्र स्रोत है, दूसरा ऑक्सीजन छोड़ता है। अब ये आपने कंप्लीट रिएक्शन पढ़ लिया, इस रिएक्शन को याद कर लीजिए तुरंत। 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2 गैस। उसके बाद आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। उसके बाद आपने जाना कि इसमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है? प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल आदि की जरूरत पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में प्रकाश पौधे के हरे भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। अब यहाँ पर एक चीज और हम पढ़ेंगे, ये तो आपने देख लिया स्वपोषी और परपोषी के बारे में।
अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की जब खोज शुरू हुई तो शुरुआत में वैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रयोग किए, क्या निष्कर्ष निकाले। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने किसी को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा तुम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरी तरीके से विस्तृत वर्णन कर पाओगे। प्रयोग हुए, समय समय पर बहुत सारे प्रयोग हुए। सन 1700 से लेकर ये प्रयोग चलता रहा कि आखिर पौधे भोजन बनाते कैसे हैं, और लगभग 19वीं सदी तक यानी 1900 के अंत तक ये पता कर लिया गया कि प्रकाश संश्लेषण आखिर कैसे होता है। संपूर्ण बातें वहां तक जान ली गई। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अब हम पढ़ेंगे प्रयोग। सबसे पहले तो ये प्रयोग आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या भूमिका होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है या नहीं भी है, कि हमने जो रिएक्शन लिख दिया वो गलत है। तो इस संबंध में सबसे पहला प्रयोग किया गया। इस संबंध में प्रयोग में क्या किया गया, एक पौधे की पत्ती को लिया गया और पत्ती का जो आधा भाग है वो एक जार में रख दिया गया। पौधे का एक पूरी पत्ती है, पत्ती का आधा भाग यहां से लेकर यहां तक आधा भाग इस जार के अंदर डाल दिया गया और पत्ती का आधा भाग बाहर ही रखा गया। दूसरी चीज ये की गई कि इस जार के अंदर रुई डाला गया, लेकिन वो रुई किससे भरपूर था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH। रुई में, ढेर सारे रुई में हमने KOH डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उस रुई को इस बोतल के अंदर डाल दिए। KOH डालने का रोल क्या था यहां पर, तो KOH सभी CO2 को अवशोषित कर लेता है। अब देखना, हम ऐसा मीडियम बनाते हैं कि पत्ती को बिना कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम में रखते हैं। तो उसके लिए ये किया गया, पत्ती के आधे भाग को जार में रखा गया और उस जार में जो भी वायु थी तो उसमें CO2 होता ही होता, तो उस जार की CO2 को खत्म करने के लिए रुई में KOH भिगोकर इसमें डाल दिया गया। तो ये KOH इस जार के वायु में उपस्थित जितनी भी CO2 थी उसको अवशोषित कर लिया। यानी अब जो पत्ती यहां पर है जार के अंदर उसको CO2 नहीं मिल पाएगा, और जो पत्ती का भाग बाहर है उसको तो CO2 मिल ही रहा है, भाई बात वायुमंडल में है। जब ऐसा सेटअप किया गया, प्रकाश में रखा गया, थोड़ी देर बाद जब प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो स्टार्च का परीक्षण किया गया कि क्या यहां पर स्टार्च बना, यहां पर बना। तो जब पाया गया कि जो पत्ती का जो भाग जार के अंदर था जहां पर CO2 इसको नहीं मिल पाया, यहां पर स्टार्च नहीं बना। स्टार्च क्या हुआ, नहीं बना। तो स्टार्च नहीं बना, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको CO2 नहीं मिल पाया। तो CO2 नहीं मिल पाया, इस वजह से इसमें स्टार्च नहीं बना। और यहां पर परीक्षण किया गया तो पाया गया कि स्टार्च बना। तो इससे यह पता चला कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 की एक अनिवार्य भूमिका होती है। पहला प्रयोग हो गया, जिससे यह पता चला कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ा रोल है। अभी लिखवाएंगे लास्ट में, अब सारे एक्सपेरिमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रयोग क्या था कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता संबंधी प्रयोग। तो ये प्रयोग इस तरह से किया गया जिसमें ये पता चला कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्योंकि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला वहां पर स्टार्च बना ही नहीं, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध था वहां पर स्टार्च बना। अब आता है जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग। जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग
जोसेफ प्रिस्टले ने देखा कि प्रकाश पौधों को वृद्धि के लिए वायु यानी हवा की बहुत जरूरत होती है। हवा की जरूरत होती है, अब बिना वायु के वृद्धि नहीं कर पाएंगे। यानी वो ये दर्शा रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण में कहीं ना कहीं वायु का भी रोल है। इस संबंध में उन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने किया क्या, उन्होंने देखा कि एक बंद स्थान में अगर हम जलती मोमबत्ती को रख दें तो थोड़ी देर बाद वो बुझ जाती है। जैसे हम एक बेल जार मतलब शीशे का इस बेल शेप में जार है, इस जार में हमने एक मोमबत्ती रख दिया, ठीक है, मोमबत्ती को हमने जला दिया। ध्यान से समझना, जार पूरी तरीके से बंद है, इसमें कहीं से भी हवा नहीं आ रही है। मान लो हमने इसको टेबल पर रख दिया, तो जार पूरी तरीके से बंद है, कहीं से भी हवा नहीं जा रही है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर खाली है तो थोड़ा सा हवा जा रहा होगा, समझिए, ठीक है। यहाँ पर जार के अंदर बाहर से हवा नहीं जा रही है, जो हवा इसके अंदर है बस वही है। तो जो हवा इसके अंदर है, आपको पता है ना कि ये हाई स्कूल में पढ़े होंगे, जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जलता। इसीलिए जब लद्दाख में जाओगे, जब वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो जलता ही नहीं है कुछ भी। तो जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जोसेफ प्रिस्टले ने देखा कि अगर हम किसी बंद क्षेत्र में अगर मोमबत्ती को जलाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? बुझ इसलिए जाता है क्योंकि जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर थी, इस जार के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी, उसका उपभोग इसने कर लिया। जलते जलते ऑक्सीजन जब खत्म हो गया यहाँ पर, नहीं जलेगा, बुझ गया। उसी तरीके से एक प्राणी को अगर हम एक बंद स्थान में रख दें, जैसे हम मान लो एक चूहे को एक बेल जार में रख दें, तो एक चूहे को अगर हम बेल जार में रखते हैं, एक चूहे को अगर हम बेल जार में रखते हैं, अब पूरी तरीके से जार को बंद कर दो तो उसको बाहर से हवा नहीं मिल पाएगी। तब तक जीवित रहेगा जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इसके अंदर जब तक है तब तक वो सांस लेते लेते वो जिंदा रहेगा। लेकिन जब जार के अंदर के ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो वो भी दम घुटकर मर जाएगा। तो जोसेफ प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद क्षेत्र में जलती हुई मोमबत्ती थोड़ी देर में बुझ जाती है, एक बंद क्षेत्र में कोई भी प्राणी दम घुटने से थोड़ी देर में मर जाता है। लेकिन अगर इन्हीं के साथ अगर हम पौधे को रख दें, उस जार के अंदर हम एक पौधा रख दें, तो ये तीनों अच्छा खासा जीवित रहते हैं। पौधा अगर रख दें तो मोमबत्ती भी लगातार जलती रहेगी, चूहा भी लगातार जीवित रहेगा। ऐसा क्या पौधे करते हैं, पौधे ऐसा क्या करते हैं कि ये दोनों जीवित रह रहे हैं, ये भी जल रहा है, ये भी जीवित रह रहे हैं। तो उन्होंने, जोसेफ प्रिस्टले ने इस प्रयोग के आधार पर बताया कि जलती हुई मोमबत्ती हवा को क्षति पहुंचाती है। किस तरह से? हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को खत्म कर देती है। कोई भी प्राणी बंद स्थान में अगर है तो वहां पर उपस्थित उस हवा को क्षति पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन को खींच लेता है सांस के दौरान। हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो हवा को हम क्षति तो पहुंचाते हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसने ऑक्सीजन को हम कहीं से भी वापस लौटा दे वायुमंडल से, ऐसा हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। पौधे ये काम करते हैं, पौधे ये काम करते हैं। अब सोचो कि पौधे कितना पूजनीय है। एक तो वे खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं पृथ्वी पर, दूसरा ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे सभी जीव जीवित रहें। तो यहां पर उन्होंने बताया, इन प्रयोग से जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि पौधा क्या करता है, उस वायु की क्षतिपूर्ति करता है जो जलती हुई मोमबत्ती और सांस लेने वाले प्राणी उसको कम कर देते हैं। ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले का जन्म कब हुआ था? शायद ये सब चीजें ना पूछी जाए जन्म का, लेकिन तब भी याद कर लो। जोसेफ प्रिस्टले का जन्म हुआ था 1733 में, मृत्यु हुई थी 1804 में। इन्होंने 1770 में ये वाला प्रयोग किया था। उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने। कब की थी? 1774 में। तो ये आपने जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग समझा। प्रिस्टले ने क्या बताया? प्रिस्टले ने बताया कि पौधे की वृद्धि के लिए हवा जरूरी होती है और पौधा हवा की क्षतिपूर्ति करता है जो प्राणियों द्वारा सांस लेने के दौरान खत्म कर दी जाती है या जलती हुई मोमबत्ती से नष्ट करती है। उसके बाद आता है एक और साइंटिस्ट का प्रयोग जिनका नाम है जॉन
इंजन हाउस, इंजन हाउस, जॉन इंजन हाउस का प्रयोग, जॉन इंजन हाउस का प्रयोग। ये पैदा हुए थे 1730 को और इनकी मृत्यु हुई थी 1799 में। ठीक है, लगभग 69 साल चाहिए थे। जॉन इंजन हाउस ने क्या बताया? जॉन इंजन हाउस ने सेम यही सेटअप लिया जो जोसेफ प्रिस्टले ने सेटअप लिया था, वही सेटअप जॉन इंजन हाउस ने लिया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस सेटअप को, जिसमें एक उन्होंने पौधे को लिया, जलती हुई मोमबत्ती और चूहा, ठीक है, इन्होंने इस सेटअप को एक बार अंधेरे में रखा और एक बार उन्होंने प्रकाश में रखा। तो जब उन्होंने अंधेरे में रखा तो पाया कि अंधेरे में वो चीजें सक्सेस नहीं थी जो जोसेफ प्रिस्टले ने बताया। उन्होंने देखा कि जब इस हम सेटअप को प्रकाश में रखते हैं तो प्रकाश में ये भी जीवित, ये भी जीवित, ये भी, तीनों प्राणी जीवित रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, यानी पौधों की वृद्धि में प्रकाश भी अनिवार्य है। और इन्हीं साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि उन्होंने एक जलीय पौधा लिया, जलीय पौधा लिया। अब इस जलीय पौधे को भी उन्होंने जल में इस पौधे को वृद्धि कराया। इस जलीय पौधे को भी उन्होंने एक बार प्रकाश में रखा और एक बार उन्होंने इस जलीय पौधे को अंधेरे में भी रखा। तो इन्होंने पाया कि जब हम इस जलीय पौधे को अंधेरे में रखते हैं तो इसके अंदर कुछ भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन प्रकाश में जब रखते हैं तो वो पाते हैं कि जब जलीय पौधे को प्रकाश में रखा जाता है तो थोड़ी देर बाद इसकी पत्तियों के आसपास बुलबुले बनने लगते हैं, बुलबुले बनते हैं। जब इन बुलबुलों की जांच की गई तो पाया गया कि ऑक्सीजन था। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश में पौधे कोई ऐसी प्रक्रिया तो करते हैं जिससे वे जीवित भी रह पाते हैं और ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, वो प्रकाश संश्लेषण ही था। ये धीरे धीरे ये लोग प्रयोग करके थोड़ा थोड़ा चीजें बताते गए, जिससे कुछ जानकारी प्राप्त होती गई। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश में जलीय पौधे के पत्तियों के आसपास हमें बुलबुले दिखाई देने को मिले, वो बुलबुले क्या थे? ऑक्सीजन थे। ये प्रयोग था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था जूलियस वॉन सैचस, इनका नाम मुझे बहुत सही लगता है, जूलियस वॉन सैचस, जूलियस वॉन सैचस। इन्होंने बताया कि पौधे अपने वृद्धि के दौरान ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं जो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अभी लिखवाएंगे सब, बस याद करिए, पौधे अपने वृद्धि के दौरान ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। आया समझ में? तो ये बताया था जूलियस वॉन सैचस ने। तो अभी प्रकाश संश्लेषण की पूरी खोज नहीं हुई है, ये इनिशियल स्टेप था जब साइंटिस्ट अपना प्रयोग करके कुछ बातें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे परिवर्तन हम देखते हैं पौधों में। अब देखो क्या नाम था, जॉन इंजन हाउस का, उन्होंने बताया कि जलीय पौधे के पत्तियों के आसपास प्रकाश में क्या दिखता है? बुलबुले दिखते हैं। उससे ऑक्सीजन पता चला कि अब वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो इतना तो पता चला कि पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फिर धीरे धीरे इन्होंने बताया कि पौधे अपनी वृद्धि के दौरान ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, वो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। ये सब सत्य बात है, जिनके प्रयोग में सत्यता थी, बस वही आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है T.W. एंजलमैन, T.W. एंजलमैन, ठीक है, एंजलमैन। ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने ये पता लगाने का प्रयास किया
तब तक प्रिज्म की बात चल हो चुकी थी। प्रिज्म जानते हैं ना क्या होता है? प्रिज्म देखें, शीशे का एक होता है कुछ इक्विपमेंट फिजिक्स का, अगर हम उसमें से कोई लाइट पास कराते हैं या सूर्य का प्रकाश पास कराते हैं तो हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सातों रंग इस तरह से दिखाई देने लगते हैं। विबग्योर सुने हो ना, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, इसे कहते हैं लाइट स्पेक्ट्रम। तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश की किरणों को प्रिज्म की सहायता से अलग किया। अलग करके ये जानना चाहते थे कि सूर्य की किस प्रकाश किरण में, किस तरंगदैर्ध्य वाली किरणों में पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने प्रिज्म लिया, उस पर लाइट प्रकाश, सूर्य का प्रकाश गुजारा, और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे उन्होंने क्या रखा, दो चीजें ली। यहां पर ये बात ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप स्लाइड पर उन्होंने एक तो शैवाल लिया, उस शैवाल का नाम था क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में किस शैवाल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था, तो क्लैडोफोरा का प्रयोग किया गया था। और उन्होंने साथ में लिया ऑक्सी बैक्टीरिया। ऑक्सी बैक्टीरिया, अब ध्यान देना, ये ऑक्सी बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ऑक्सी, एक होते हैं अनॉक्सी। ऑक्सी बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, अनॉक्सी बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर उन्होंने ऑक्सी बैक्टीरिया और शैवाल क्लैडोफोरा दोनों को मिक्स करके इस स्लाइड पे रखा। उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया प्रकाश की नीली व लाल तरंगदैर्ध्य वाले क्षेत्र में ज्यादा मूव कर रही हैं। ज्यादा बैक्टीरिया कहां भाग रही हैं? देखो ये सब बैक्टीरिया ही हैं, तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहां इकट्ठा हो रही है? ये देखो लेवल, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा इकट्ठा हो रही है नीली प्रकाश क्षेत्र में, लाल प्रकाश क्षेत्र में। ये क्या दर्शा रहा है भैया? कुछ तो ऐसा है कि जो नीले क्षेत्र और लाल क्षेत्र में कुछ हो रहा है। तो इससे उन्होंने पता लगाया प्रकाश संश्लेषण का पहला स्पेक्ट्रम, पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम पता लगाया कि नीले और लाल रंग के प्रकाश किरणों में प्रकाश संश्लेषण होता है सबसे ज्यादा। अब देखो इस कैसे ये पता लगाएं, क्योंकि क्लैडोफोरा भी तो था उसमें, इस स्लाइड में क्लैडोफोरा भी था। तो क्लैडोफोरा इस लाइट में नीले, अब चूंकि शैवाल है यानी ये पौधे ही हैं, तो पादप ही तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे। प्रकाश संश्लेषण तो क्लैडोफोरा कर रहा है, तो यहां पर वो प्रकाश संश्लेषण खूब कर रहा है, यहां पर वो प्रकाश संश्लेषण खूब कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब इस ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, तो भैया ऑक्सी बैक्टीरिया कहां जाएंगे? जहां ऑक्सीजन होगा वहीं जाएंगे, या ऑक्सीजन के लिए यहां पर इकट्ठा हो गए। तो ये दर्शाया TW एंजेलमैन ने कि नीले और लाल प्रकाश किरणों में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। इससे प्रकाश संश्लेषण का पहला प्रकाश स्पेक्ट्रम का, सक्रिय स्पेक्ट्रम का पता चला। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कॉर्नेलियस वैन नील। कॉर्नेलियस वैन नील, अब ये साइंटिस्ट क्या बताएं? अभी आपने क्या पढ़े हो, एक रिएक्शन जिसमें आपको बताया गया। अब चलो मैं शुरुआत करता हूं कि जब साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, तो वो कहते थे कि ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, इससे क्या बनता था? CH2O + O2। बस इतना वो जानते थे, इससे ज्यादा नहीं जानते था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो वो बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O की मदद से ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट बनता है। यहाँ पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट को दर्शा रहा है, ऐसा होता नहीं है, टोटल 6 कार्बन वाले ही बनते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने डिस्कवर किया था। फिर बाद में उन्हें और पता चला कि जो H2O है वो जरूरी नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण में H2O ही हो, H2S भी हो सकता है। H2S किसे कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को। सल्फाइड का सल्फर गंधक वाले क्षेत्र में आप पढ़े हो, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में गंधक रिलीज होता है, तो वहां पर जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं उस गंधक का प्रयोग करती हैं भोजन का निर्माण करने में। तो अभी हम यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर A रख दिया गया। ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, अन्य कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके प्रेजेंस में CO2 से बनता है 2A + CH2O + O2।
कॉर्नेलियस वैन नील बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करने वाले ऑक्सीकरणीय यौगिक से जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जिस ऑक्सीकरणीय यौगिक से निकलता है उसी से ऑक्सीजन भी निकलता है। अभी तक आप ही नहीं, मैं खुद भी सोचता था कि इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन आता है, इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। हम लोग भी पहले यही समझते थे, जब हम पढ़ते थे प्रकाश संश्लेषण तो हमें भी यही लगता था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, लेकिन ये गलत है। कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया कि यहां पर, सॉरी ये चीज यहां पर नहीं होना चाहिए, हटाओ इसको, यहां पर ये है। यहां पर उन्होंने बताया कि उन्हें लगा था, पहले साइंटिस्ट को लगा था कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकल के आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ऐसा मैं भी सोचता था, और कार्बन इसके साथ जुड़कर CH2O बना लेता है, यही सोचते थे। लेकिन ये बात गलत है। कॉर्नेलियस वैन नील ने अपने प्रयोग के द्वारा बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन आता है वो किस पर निर्भर करता है? हाइड्रोजन देने वाले ऑक्सीकरणीय यौगिक पर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन देने वाला ऑक्सीकरणीय यौगिक जल है तो ये जो ऑक्सीजन आता है वो जल से आता है। ये जो ऑक्सीजन है वो कहां से आता है? जल से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब इन्होंने ऐसा प्रूफ कैसे किया? क्योंकि भाई साइंटिस्ट के सामने आप कोई भी बात बताओगे तो वो कहेंगे इसका प्रूफ दीजिए ना। तो उन्होंने प्रूफ दिया। उन्होंने सल्फर जीवाणु बैगनी व हरे जीवाणु पर प्रयोग किया। बैगनी व हरे सल्फर बैक्टीरिया सिर्फ सल्फर का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग किए H2S का। तो कुछ बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग करते हैं और यहां पर सल्फर रिलीज करते हैं, ना कि ऑक्सीजन। अब चूंकि पौधे जो हैं, पौधे सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं, पौधे जल का प्रयोग करते हैं, इसलिए पौधों के प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन रिलीज होती है और सल्फर बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण से क्या रिलीज होती है? सल्फर रिलीज होती है। तो सल्फर कहां से आया? H2S से आया। तो इस प्रकार से उन्होंने दर्शाया कि यहाँ पर अगर यहाँ का S अगर निकल रहा है तो यहाँ पर जो O2 है वो यहीं से निकलता है। और कॉर्नेलियस वैन नील ने ये प्रूफ किया कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है वो जल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर है बातें? बस ये इतने एक्सपेरिमेंट थे जिनके बारे में आपको पढ़ना था। बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण की खोज धीरे धीरे कैसे हुई। फाइनली आप लोगों का एक रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण का यही दिया गया, 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2 गैस। ठीक है, तो ये बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण में एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणु लगते हैं। इस दौरान 6 जल के अणु निकलते भी हैं और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है धीरे धीरे। बस